हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4, जिसका हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है, यानी कि आधा चैप्टर तो खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे आगे की। तो उससे पहले, आगे पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, और क्या एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, है ना। और क्या देखा था हम लोगों ने? देखा था कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसके स्ट्रक्चर मेनली 5 होते हैं ना, 5 मेन लेयर होते हैं इसके। कौन कौन से देखा था हम लोगों ने? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। ये इसके स्ट्रक्चर यानी कि मेन लेयर हैं एटमॉस्फेयर के, वायुमंडल के। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो वेदर है, क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। टेम्परेचर के बारे में भी हमने देखा, और इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है उनके बारे में भी देखा, है ना, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है। आगे हम लोगों ने एयर प्रेशर के भी बारे में भी देखा थोड़ा सा, कि एयर प्रेशर आखिर होता क्या है ना, कहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है ना। और हम लोगों ने देखा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जो है एयर चलती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने विंड के बारे में देखा कि विंड क्या है और कितना टाइप्स की है ना, परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, है ना। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मॉइस्चर, आर्द्रता क्या होता है, और रेनफॉल के टाइप्स कितने हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ लिया है, मीनिंग पढ़ लिया है, कंपोजिशन पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ना। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का महत्व क्या है। ठीक है। तो देखते हैं। प्रोवाइड्स एसेंशियल गैसेस फॉर लाइफ। ये क्या है कि हमें एसेंशियल गैसेस जो कि लाइफ के लिए जरूरी हैं उसको प्रदान करता है। ठीक है। प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। और ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? सूर्य के प्रकाश में जो रेडिएशन आता है ना, सोलर रेडिएशन, उससे अच्छा करता है। जैसे कि पराबैंगनी किरण हो गया, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। तो वो क्या है? वो पराबैंगनी किरण जो है बहुत ही हानिकारक होती है, जो कि ओजोन परत जो होता है इसमें अवशोषित हो जाती है। ठीक है। तो क्या करता है? हार्मफुल सोलर रेडिएशन को भी प्रोटेक्ट करता है हमसे। मतलब सूर्य की जो रेडिएशन आती है ना, सोलर रेडिएशन, उसको पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। मेंटेन्स टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ। और एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, ताकि लाइफ को सुटेबल रखा जा सके, है ना। हेल्प्स इन रेनफॉल एंड वाटर साइकिल। और ये हमें वर्षा में और जल चक्र में मदद करता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिस डिस्ट्रीब्यूट्स हीट एंड मॉइस्चर अराउंड द प्लेनेट। और ये क्या करता है? गर्म और आर्द्रता को जो है अपने पृथ्वी के चारों तरफ फैलाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी इन एनी डिस्टरबेंस, पॉपुलेशन, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, थ्रेटन्स लाइफ। और जो कि कुछ भी डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, इन सब से क्या करता है? हमारे जीवन की रक्षा करता है एटमॉस्फेयर। तो इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो आपको ये जो 6 पॉइंट हैं इनको आप लोग याद रखिए। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। इसी चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ठीक है। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन। जो अर्थ क्या है, किसे रिसीव करता है? हीट, पृथ्वी से, सॉरी सन से हीट रिसीव करता है। ठीक है।
A part of this heat is absorbed by the earth and part is a reflect back to space. क्या करता है पृथ्वी कुछ उसके हीट के भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को क्या करता है वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस स्पेस में भेज देता है, ठीक है। बट सम ऑफ द गैसेस इन द एटमोस्फियर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन्स, न्यूट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर ट्रैप दिस रिफ्लेक्टेड हीट। और क्या होता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं ना जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये क्या करती हैं कभी-कभी इस रिफ्लेक्टेड हीट को रोक लेती हैं। क्या हो जाता है जिससे दिस गिव द अर्थ वार्म इनफ टू लाइफ सपोर्ट। इसके वजह से क्या होता है कि वार्म मतलब कि एक तरीके से वार्म मतलब समझ रहे हो कि न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म एक तरीके से, ठीक है ना। इनफ टू सपोर्ट लाइफ और जिसकी वजह से लाइफ को सपोर्टिव है ये, है ना, मदद करता है। दिस नेचुरल वार्मिंग इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो नेचुरल वार्मिंग है वो क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लाइव ऑन। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो क्या होगा कि पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगी जिसपे यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या है, जब सूर्य की देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। इसकी किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है, इसकी किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, ये पृथ्वी है, यहाँ पे जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि कुछ जो है अवशोषित कर लेती है इसकी हीट को, लेकिन कुछ जो वापस कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो लेयर बने हुए हैं गैसों के, वो क्या करते हैं इसको रोक लेते हैं। रोक लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे वार्म कंडीशन हो जाता है, मतलब आर्द्रतापूर्ण यहाँ पे हो जाता है, हल्का गर्म रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ओके, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इसके इंक्रीज होने से, ग्रीन हाउस प्रभाव के, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जब ग्रीन हाउस इंक्रीज होगा तो इसके क्या प्रॉब्लम्स होंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि क्या, बर्निंग फ्यूल्स, है ना, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, ये सब की वजह से क्या होता है कि पॉल्यूशन फैलता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है और क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो भी हैं वो क्या होता है वो भी बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है इसका कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी क्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, साथ ही और अदर गैसेस भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रैपिंग ऑफ हीट कॉज राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अब जब एक्स्ट्रा ट्रैपिंग हीट होने लगता है तो इसका कारण क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्वीकरण, है ना, वैश्विक तापमान, है ना, कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहने लगते हैं। जब एक्स्ट्रा हीट होने लगता है ना, तो क्या होता है फिर ग्लोबल तापमान में मतलब वृद्धि होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंस देख लेते हैं। म- मतलब इसकी वजह से होता क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, क्या होता है, आइस कैप्स और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। राइज इन सी लेवल, और सी का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स, और रेनफॉल के जो पैटर्न्स में हैं उनमें बदलाव आ जाते हैं। मोर एक्सट्रीम वेदर जैसे हीट वेव स्टॉर्म, यानी कि बहुत सारे और वेदर चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि तापमान बढ़ने लगता है, हीट वेव्स आने लगते हैं, स्ट्रोम यानी तूफान आने लगता है ना। इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसके जो है कि एक तरीके से माने कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इसके इंक्रीज होने से, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, है ना,
फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। मैंने अभी पहले बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ये भी टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना। द ग्रेजुअल इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब क्या होता है, पृथ्वी के सामान्य तापमान से अधिक वृद्धि होने लगती है तो क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके कॉसेस। आखिर किस रीजन की वजह से ये जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन concentration of greenhouse gases CO2, CH4, N2O, CFC5। ओके। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, ये कुछ गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सब क्या होता है कि वैसे की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने लगता है ना। डिफोरेस्टेशन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो जंगल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। लेकिन जब डिफोरेस्टेशन होने लगता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ फ्यूल इज लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैसेस। तो कुछ फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया। इन सब का मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट में वृद्धि होती है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होता है जिसकी वजह से। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकल एमिशन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकल एमिशन, ये क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकल एमिशन क्या है, सॉरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज समझ रहे हो क्या, जिस देखते हो कि आप लोग बहुत सारी चिमनियां लगी हुई हैं इंडस्ट्रीज में, है ना। तो क्या गैसेस को बाहर निकाल रही हैं, पोल्यूशन फैला रही हैं। व्हीकल एमिशन, व्हीकल भी बहुत सारी जो है कि धुआं निकालती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। ऑल दिस इनहेंस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब सभी ग्रीन हाउस प्रभावों जो कि लीडिंग टू राइज ऑफ अर्थ टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होता है, सभी ग्रीन हाउस प्रभाव जो कि मतलब कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना। जिससे कि क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उसको क्या बोल जिसकी वजह से होता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या कॉसेस है, क्या क्या कॉसेस है। जब ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि अ, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा होता है, और फ्यूल्स वगैरह को जलाने की वजह से, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, है ना। या क्या होता है कि जब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें इनहेंस होता है, यानी बढ़ोतरी होता है, तब ऐसा होता है। ठीक है। तो ये कुछ कॉसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं, आखिर कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट जो है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स। क्या होता है, बर्फ की ग्लेशियर जो हैं, वो पोलर आइस कैप्स जो हैं, वो क्या है, पिघलने लगती हैं। राइज इन सी लेवल, और क्या होता है कि सी लेवल जो है ना, समुद्र का पानी जो है वो ऊपर होने लगता है। डेंजर द कोस्टल एरियाज, समुद्र सतह के लिए जो कि काफी विनाशकारी है, खतरा बन जाता है ना। इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स, और क्या होता है कि रेनफॉल पैटर्न्स में भी काफी विविधता देखने को मिलने लगती है। जैसे कि फ्लूड्स इन सम एरियाज, किसी किसी जगह में बाढ़ आ जाती है, किसी किसी जगह में सूखा पड़ जाता है ना, इस तरीके से। इंक्रीज इन हीट वेव, स्ट्रोम एंड साइक्लोन्स, और ये जो है कि वैश्विक तापमान, गर्म हवाएं, तूफान, साइक्लोन, इन सब लाने में मदद करता है। ठीक है। थ्रेट टू इकोनॉमिस इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोसिस्टम में एग्रीकल्चर है, कृषि है, बायोडाइवर्सिटी है, इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ये कुछ इसके इफेक्ट हैं। ठीक है। आपको ये सब याद रखने हैं। तो देखते हैं मेजर टू कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को, इसके बारे में। अफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यदि हम वनीकरण किया जाए और जंगलों की
सुरक्षा की जाए तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो जंगल होते हैं ना वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और CO2 जब बढ़ता है ना तभी जो है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि इससे हीट बढ़ता है, ठीक है। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और हमें रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, और हमें धुओं को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, व्हीकल से निकलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, एनर्जी मतलब कि इन सबको कंट्रोल करके रखना चाहिए कि ऐसा यूज ना हो जिसमें कि पोल्यूशन हो, है ना। सेविंग एनर्जी, और ये एनर्जी की जो है सेव करके रखना, जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करें, फ्यूल का यूज करें, है ना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, इसके लिए कुछ समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने चाहिए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, जिसमें इसको बचाने के लिए बातचीत किया जाए, ठीक है, और इस पे एक्शन लिया जाए। ओके, ये इसके कुछ हो गए, ठीक है, इसके कंट्रोल के कुछ मेजर्स हैं। तो हम लोगों ने देखा अभी ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब हम लोग आज के इस चैप्टर नंबर 4 के देख लेते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। The blanket of air surrounding the earth is called the atmosphere। मैंने आपको बताया था ना कि एटमॉस्फेयर क्या है, हवा जो कि चारों तरफ पृथ्वी के घिरा हुआ है, जो ब्लैंकेट की तरह दिखता है, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है ना। विच गैस इज फाउंड द मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इन विच लेयर इज द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। डिफरेंस बताइए वेदर और क्लाइमेट में। वेदर क्या होता है? डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर, मतलब कि वायुमंडल में जो है डे टू डे परिवर्तन जो होता रहता है, वो क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है। क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन, यानी कि एवरेज जिसका मौसम बना रहता है, अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड 30+ ईयर, मतलब जो लंबे समय तक उसका वेदर एक समान बना रहता है, वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। व्हाट कॉजेस एयर प्रेशर। द वेट ऑफ द एयर, एयर प्रेशर के क्या कारण है? क्या है? एयर का दबाव, है ना, एयर का वेट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वो वेरी शॉर्ट था, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर। इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर हम लोग पढ़े थे, है ना। तो क्या है इसके? इट प्रोवाइड्स एसेंशियल गैसेस फॉर लाइफ, है ना, प्रोटेक्ट अस हार्मफुल सन रेज, maintain earth temperature and helps in rainfall and water cycle, okay। mention the types of winds। टाइप्स ऑफ वाइंड्स लिखने हैं, आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। परमानेंट है, सीजनल है, लोकल है। परमानेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेड विंड्स होता है, बट सॉरी, वेस्लर वेस्टर्लीज होता है, पोलर विंड्स होता है ना। और सीजनल विंड्स की बात करें तो मानसून विंड्स होता है। लोकल विंड्स की बात करें तो लू होता है, लैंड ब्रीज होता है एंड सी ब्रीज होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की देखते हैं हम लोग, सॉरी लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, शॉर्ट आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स कौन कौन से हैं? कन्वेक्शनल है, और ग्राफिक है, और साइक्लोनिक रेनफॉल है। तो ये आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है तो अच्छे से, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। इस चीज का आंसर आप लोग अपने से खुद से कर पाएंगे, ठीक है। मैंने इस स्तर से आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। और मैंने ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल से नहीं पढ़ाया, एकदम शॉर्ट टर्म में सही तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। अब बुक से पढ़ोगे पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म में होता है कि आपको समझ में ही या नहीं आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के तरीके से बना के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के जो लेयर्स हैं उनको बताने हैं। फर्स्ट था ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्ड है मेसोस्फेयर
फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ है एक्सोस्फेयर। ओके, व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या मेजर इफेक्ट करते हैं, है ना, क्या इफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है। ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 21%। सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन का। ठीक है, विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस को कौन सा परत जो है उनको रक्षा करता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके लिए दिया है ना। द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, जो सबसे ठंडा लेयर है वो कौन सा है? कौन सा है? मेसोस्फेयर। ठीक है, इन विच डू सैटेलाइट ऑर्बिट, इन विच लेयर डू सैटेलाइट ऑर्बिट्स, किसमें रहते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट, किसमें रहते हैं? ये थर्मोस्फेयर में होते हैं। किसमें? थर्मोस्फेयर में। ठीक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल विंड, सीजनल विंड क्या होते हैं, किसको फॉलो करते हैं? मतलब इस बोला गया कौन सा है सीजनल विंड, है ना, तो कौन सा है? मानसून सीजनल विंड है। ओके, तो आज का चैप्टर हो जाता है मेरा खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें आई थिंक वाटर चैप्टर है, जो कि काफी अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको, है ना। ये आप लोगों ने एयर चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने देखा है एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशंस के बारे में कि सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी हैं, है ना। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर कि इसके 5 मेन लेयर कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है ना। फिर टेम्परेचर क्या होता है। हम्म, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपने जो स्कूल के बच्चे होंगे होंगे उनसे बोलिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग इस वीडियोस का फायदा उठा सकें, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली के डेली। ठीक है, ओके, थैंक यू।